आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के पार्ट 2 की। ठीक है ना। हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि यहाँ तक बात कर ली थी कि जब हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है ना। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हमने दरअसल ये वाली वैल्यू नहीं याद करनी है। देखिए यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी कि के मैंने कहा था के जेड ई स्केयर ओवर आर स्केयर, ये वाली वैल्यू याद करनी, पर ये वाली वैल्यू नहीं याद करनी, ये वाली वैल्यू याद करनी है जिसमें मैंने कहा था कि के की वैल्यू होती है जेड ई स्केयर ओवर आर स्केयर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई ई नॉट। ये वैल्यू याद करनी है, ऊपर वाली वैल्यू नहीं याद करनी। जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई ई नॉट आर स्केयर, ये वाली वैल्यू याद करनी है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू नहीं याद करनी। ठीक है ना, ये बस गलती हो गई थी पीछे पार्ट 1 में। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम रेडियस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये देखें हमें पता है कि यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर दो चीज़ें कांस्टेंट नहीं हैं। नंबर ऑफ़ शेल भी इलेक्ट्रॉन के तब्दील होते रहते हैं और हर एटम का एटॉमिक नंबर भी मुख्तलिफ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एन स्केयर ओवर जेड, ये क्या है, ये चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर जो सा है ई नॉट एच स्केयर ओवर ई स्केयर पाई एम, ई स्केयर पाई एम। ठीक है ना, ये है। ठीक है ना, जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये ठीक है ना, ये ई स्केयर है, ये ई स्केयर है। जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ ई नॉट एच प्लांक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू, ठीक है ना, पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर दर्ज करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 0.529 आंगस्टन आएगा। और ये एन स्केयर ओवर जी स्केयर, ये चूंकि जी ये क्या है, ये तब्दील होते रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल, यार इलेक्ट्रॉन की जगह सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन के रेडियस की डिटर्मिनेशन करनी है, वो नंबर ऑफ़ शेल तब्दील होते रहेंगे। जेड, हर एक एटम का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें क्या हैं, ये चेंज होती रहती हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। ये सारे की सारी जो सी चीज़ें थी, ये सारी की सारी जो सी चीज़ें थी, इनकी सारी की सारी की वैल्यूज़ थी, यानी कि ये सारी की सारी जो सी चीज़ें थी, ये इनकी वैल्यूज़ थी। इन वैल्यूज़ में ही ये चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसके अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि सारी की सारी ये जो सी सारी की सारी ये जो सी सारी की सारी ये ब्रैकेट के अंदर जो सी चीज़ें बंद है, ये एक ही वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, ना ही उससे ज़्यादा हो सकती हैं उस वैल्यू से, ना ही उस वैल्यू से कम हो सकती हैं। कांस्टेंट चीज़ों को मैंने बंद कर दिया और जो सी कांस्टेंट नहीं थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर चूँकि हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे थे, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, 1 होता है। और आंगस्टन लेंथ का यूनिट होता है, आंगस्टन लेंथ का यूनिट होता है जिसकी पावर होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये होती है जी आंगस्टन की वैल्यू, ये होती है आंगस्टन की वैल्यू। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अब ये आंगस्टन की वैल्यू होती है। लेंथ का यूनिट होता है आंगस्टन, आंगस्टन लेंथ का, आंगस्टन क्या होता है, ये लेंथ का यूनिट होता है और आंगस्टन का यूनिट होता है मीटर। आंगस्टन लेंथ का ही यूनिट होता है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेड की जगह 1 दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 दर्ज कर दिया तो 0.529 एन स्केयर यहाँ पर आ गया। जेड की जगह 1 दर्ज किया तो ये बटा ख़त्म हो गया। तो आपको पता है कि बटे के अंदर नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। एन स्केयर आंगस्टन आ गया।
ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आर की वैल्यू आ गई ना, ठीक है ना। अब हम नंबर ऑफ़ शेल यानी कि ये एन जोन सा है इसकी वैल्यू निकालेंगे, और एन की वैल्यू हम ले जाएंगे 4 तक, यानी कि 4 शेल्स तक हम इस एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम R1 की निकालेंगे। R1 इज इक्वल टू होता है, यानी कि हम यहाँ पर शेल 1 की बात करें, एटम के अंदर जो शेल एग्जिस्ट कर रहा है उसके पहले शेल की बात करें तो यहाँ पर 1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा और आंगस्टन, और इसका आ जाएगा जी 0.529 आंगस्टन। फिर इसी तरीके से R2 है, R2 को भी हम ऐसे ही कि 0.529 है, और नंबर ऑफ़ शेल कौन सा है जी, दूसरा वाला शेल है तो 2 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.529 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.116 आंगस्टन, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम एटम के तीसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन एटम के तीसरे शेल में एग्जिस्ट कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल कौन से में एग्जिस्ट कर रहा है, वो तीसरे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 आ जाएगा, 3 का होल का स्क्वायर, यहाँ पर आंगस्टन आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.529 से, 4.761 आंगस्टन, 4.761 आंगस्टन। और जब वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा चौथे शेल में, तो चौथे शेल का रेडियस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, 0.529 चौथे शेल में एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो चौथा शेल आंगस्टन आ जाएगा। तो 4 का होल का स्क्वायर, 4 का होल का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.529 से, 8.464, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 8.464 आंगस्टन। और यहाँ पर नीचे मैं एक और बात लिखने वाला हूँ, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन का और जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में एग्जिस्ट कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस के दरम्यान डिफरेंस लेंगे ना, R2 माइनस R1, और इसी तरीके से R3 माइनस R2, और इसी तरीके से R4 माइनस R3, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 14, ठीक है ना। ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं कि जब हम R2 का यानी कि इस वैल्यू को माइनस करेंगे इससे, फॉर एग्जांपल ये आंसर आ जाता है, सपोज वैल्यू है। R3 को जब हम माइनस कर देंगे R2 से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8, फॉर एग्जांपल 8 नहीं आती, कोई और आती है, ठीक है ना, सपोज्ड वैल्यू है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस तरीके से R4 को जब हम माइनस करेंगे R3 से, तो ये वाली वैल्यू होती है 14, ठीक है ना। R4 को जब हम माइनस करेंगे R3 से तो वैल्यू 14 नहीं आती, मैंने सपोज किया। फिर आपको समझाने की बात लिख रहा हूँ कि कितने शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम के अंदर, कितने शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम के अंदर, 4 शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो 4 शेल यहाँ पर लिख देते हैं। ये 1 शेल है, ये 2 शेल हैं, ये तीसरा शेल है, ये चौथा वाला शेल है, ये 4 शेल हैं, 4 शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 4 शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम पहले दो शेल का डिस्टेंस, पहले 2 शेल के दरम्यान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वो कम आया,
इसका मतलब क्या है कि इनर शेल का जो सा रेडियस होता है वो कम ही आता है, और जो सा बाहरी शेल जो सा R4 में जो सा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस जब हम फाइंड आउट करेंगे इन दो, यानी कि R3 और R4, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो 14 आया। क्यों आया? क्योंकि इनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा है। R क्या है? R की वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हम R2 और R1 निकालेंगे तो इनका डिफरेंस बहुत कम आया है इसकी निस्बत, क्योंकि ये जो उनसे शेल्स हैं ये न्यूक्लियस के बहुत करीब एग्जिस्ट करें, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो गया है, इन शेल्स का कम हो गया, और इन R2 और R1 रेडियस का जो सा डिफरेंस आएगा वो भी कम ही आएगा। और इसी तरीके से जो शेल्स बहुत दूर दूर होंगे इस न्यूक्लियस से, उन शेल्स का जब आप डिफरेंस लोगे, यानी कि R4 और R3, उन शेल्स का जब आप डिफरेंस लोगे उनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आई है? क्योंकि वो दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका रेडियस ज़्यादा है। ये वाली बात याद रखनी है कि जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ठीक है ना, उनका रेडियस बढ़ता जाएगा। और जब हम उन शेल्स का डिफरेंस लेंगे, उन यानी कि दो एडजेसेंट शेल्स, ये लफ्ज़ याद रखना है, दो एडजेसेंट शेल्स का डिफरेंस लेंगे। और कैसे डिफरेंस लेना है कि हायर शेल वाले रेडियस को पहले रखना है और इनर शेल वाले रेडियस को बाद में रखना है, ठीक है ना। तो उनका जो सा डिफरेंस लेंगे वो ज़्यादा आएगा। और जैसे जैसे वो शेल न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे तो हायर शेल का रेडियस इनर शेल के रेडियस लेंगे तो फिर वो कम होता जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि कौन सी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रट्टा मार लो, ये भी याद रखनी है। और इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये है जी इस वीडियो का पार्ट 2। थैंक्स फॉर